फिर मेरे घर में बेटा हुआ है, 1 साल मेरे साथ मेरा मियाँ सही रहा है। उसके बाद उनका रवैया चेंज होता जा रहा था। सुबह जहाँ वो 9 बजे जाते थे, वो 6 बजे निकल जाते थे। रात जहाँ वो 8 बजे आते थे, वो रात को 1-2 बजे। पूछती थी तो मुझे गालियाँ निकालना, आगे से मारने की धमकियाँ देना। कॉल रिसीव किया तो उसमें से ना लड़की की आवाज़ आई है और यहाँ से पूछा कि ये इस ऐसे-ऐसे लड़की का कौन है ये लड़की? तो मुझे कहते हैं, पहले मुझे वो धमकी देते थे मारने की। उस दिन उन्होंने मुझे ना मारना शुरू कर दिए। तो मुझे कहते हैं कि ज़्यादा सवाल ना पूछो, ठीक? बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर दिया था। मेरे बच्चे डर के छुप जाते थे, रोना चीखना। उस अपने बाप के पास नहीं जाते थे कि हमारी माँ को कैसे मारता है। की थी, उसकी अम्मी से मैंने बात की थी, ठीक है? तो उन्होंने मुझे यही कहा था, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा कर नहीं सकता। मैंने उनको जब नंबर दिखाया, उन्होंने कहा नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा, मेरी अम्मी गई हैं, मुझे जाके ले आई हैं। जब उन्होंने मेरा अशर देखा, मेरे चेहरे का फेस देखा, मैं तकरीबन कुछ अरसे बाद मेरी अम्मी की डेथ हो गई। जो बाहर भी आपको पता है लोग कैसी नज़रों से देखते हैं। हमारा खुद का मालिक मकान जो है, मुझे नहीं पता था ऐसी नज़रों का है, ठीक है? उसने भी मुझे ऐसा करने की कोशिश की है, पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं आगे का बस यही सोचा है, अगर इसी तरह हालात रहे ना, तो मैं अपने आप को और अपने बच्चों को कुछ करके ज़िंदगी से आज़ाद हो जाऊँगी। रोज़-रोज़ के मरने से बेहतर है बंदा एक दफ़ा ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, वो ज़्यादा बेहतर है। और मेरे ज़हन में कोई भी ऐसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी अपनी मेज़बान आसमा मलिक। आज हमारे साथ 26 साला कोमल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो आप मीडिया पे आने पे मजबूर हुई? शादी में ना मेरी सास भी मेरे साथ अच्छी थी, मेरे मियाँ भी मेरे साथ बहुत अच्छे चल रहे थे। फिर मेरे घर में बेटा हुआ है, 1 साल मेरे साथ मेरा मियाँ सही रहा है। उसके बाद उनका रवैया चेंज होता जा रहा था। इतना चेंज हो गया कि वो मतलब कि ना हमें टाइम रात को देते थे, ना हमें सुबह देते थे। सुबह जहाँ वो 9 बजे जाते थे, वो 6 बजे निकल जाते थे। रात जहाँ वो 8 बजे आते थे, वो रात को 1-2 बजे। हम सोए हुए होते थे तो वो आना शुरू हो जाते, मतलब कि आ जाते थे। तो हम जब मैं उठ के देखती थी वो सोते थे, और मैं जब उनसे पूछती थी तो मुझे गालियाँ निकालना, आगे से मारने की धमकियाँ देना। फिर उसके बाद ना मैंने एक दफ़ा ये हुआ कि वो सो रहे थे, उनके पास मोबाइल पड़ा हुआ था, तो उनकी कॉल आ रही थी। तो मैंने ना अननोन नंबर, जब आपको पता है कोई भी अननोन नंबर देखे कोई भी, तो इंसान को पता चल जाता है ये हमारी रिश्तेदार है और ये नंबर कौन सा है, ठीक है? और लड़की का ख़ास तौर पे जिस पे लिखा हुआ नाम, तो वो तो आपको पता है ना, समझ में आ जाता है। मैंने कॉल रिसीव की है तो उसमें से ना लड़की की आवाज़ आई है, और लड़की की आवाज़ आई है तो मैंने हेलो किया है, तो उसने जल्दी से बंद कर दी है। मैंने अपने मियाँ से पूछा कि ये इस ऐसे-ऐसे लड़की का कौन है ये लड़की? तो मुझे कहते हैं, पहले मुझे वो धमकी देते थे मारने की। उस दिन उन्होंने मुझे ना मारना शुरू कर दिए। तो मुझे कहते हैं कि ज़्यादा सवाल ना पूछो, ठीक है? तुम्हारी मुझसे शादी हुई है, तुम मेरी वो माँ नहीं हो जो तुम मुझसे सवाल पूछोगी। तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए मिल रहा है, तुम्हें मिल रहा है ना, तो तुम इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे सवाल करो। मैं चुप करते ना बैठ जाती होती थी। मतलब मेरी जो फैमिली में आता था, मैं कभी भी किसी को शिकायत नहीं लगाती थी उनके बारे में। अपने दिल में बस ज़िंदगी कह रही थी कि किसी तरह मेरे ना अब्बू, मेरी अम्मी को ना शुगर का मसला है, ठीक है? अब्बू मेरे मज़दूरी का काम करते हैं। उन्होंने मेरी शादी की थी, ठीक? मैं जब भी उनके पास जाती थी तो कभी भी शिकवा नहीं किया था, ऐसे हँसी-खुशी मिल के आ जाती थी। इन लोगों ने मेरी इसी बात का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। पहले मुझे नॉर्मल मारना, मैंने चुप कर जाना, फिर बर्दाश्त करके फिर सही हो जाना। फिर इसका ये हालात हो गए थे कि मुझे ना बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर दिया था। मेरे बच्चे डर के छुप जाते थे, रोना चीखना। उस अपने बाप के पास नहीं जाते थे कि हमारी माँ को कैसे मारते। ऐसे मारते थे, बुरा असर कर देते थे मेरा। फिर मेरे ना अम्मी को फ़ोन किया, मैंने अपनी अम्मी को सारा कुछ बता दिया। मेरी अम्मी गई हैं, मुझे ले आई हैं, कहती हैं कि तुम मेरे पास रहो आके। तो आपने उसके घर वालों के साथ कोई बात नहीं की कि उसका बाहर अफेयर है, कि उसको समझाएँ कुछ? मैंने की थी, उसकी अम्मी से मैंने बात की थी, ठीक है? तो उन्होंने मुझे यही कहा था, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा कर नहीं सकता। मैंने उनको जब नंबर दिखाया, उन्होंने कहा नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें खाने का है, तुम्हारा घर का गुज़ारा हो रहा है, ठीक है? तुम्हें इससे क्या है, वो बाहर मर्द है, जो मर्ज़ी करे। तुम्हें इन बातों पे वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें बस घर में मिल रही ना, तुम इधर करो, ठीक है? जब मुझे मुझे मारते थे तब मैं उसकी माँ के पास ही जाती थी। वो मुझे कहती थी, "तुम क्यों कहती हो उसको? वो जिधर लगा हुआ है लगा रहने दे, उसको को लगा रहने, तुम कहोगी फिर ज़्यादा मारेगा।" फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा, मेरी अम्मी गई हैं, मुझे जाके ले आई हैं। जब उन्होंने मेरा अशर देखा, मेरे चेहरे का फेस देखा है, तो वो ना मुझे गई हैं, तो वो मुझे ले आई हैं। मेरी अम्मी को है शुगर, मैं तकरीबन कुछ अरसे बाद मेरी अम्मी की डेथ हो गई है। उसके बाद मेरे भाई का रवैया चेंज होने लग गया है। मेरे अब्बू भी उनके ही सर पे गुज़ारा करते हैं अपने,
मैं तो मेरे भाई का रवैया चेंज हो गया, बहन का भी मतलब जो भाभी, उनका भी मेरे साथ ना रवैया चेंज हो गया है। जो मेरे भाई हैं ना, पहले मुझे कोई बात नहीं करते थे। मेरा बेटा भी पहले उन्होंने अपने बच्चों के साथ मेरे बेटे को एडमिशन स्कूल में दिलवाया, अपने पास ही दिलवाया था। ठीक है, मेरा बेटा स्कूल जाता था उनके साथ। ठीक, उसके तो तकरीबन अम्मी के एक महीना गुजरा है अम्मी को, तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये कह दिया, जी तुम ना उसकी माँ हो, तुम इसको ना पास में कोई स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल में इसको कोई दाखिल करवा दो, तो ये जो पैसे बचेंगे तुम अपने घर का गुजारा कर लेना। तो वो ठीक है। स्कूल का फोर्ड जो खर्चा है ना, स्कूल का भी मुझे मतलब खर्चा नहीं, उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ना मैं जब आई हूँ, तो मेरे भाई ने मुझे कभी कोई मुंह पे बात नहीं करती, जो भी बात करती थी मेरी भाभी करती थी मेरे साथ, भाई मेरा कोई बात नहीं करता था। तो एक दिन मेरे भाई ने कहा है, चलो कोमल मैं तुम्हें ना तुम्हारे ससुराल छोड़ आता हूँ, सुलह करवा के आ जाता हूँ। मैंने कहा चले ठीक है। मैंने कहा ऐसी ज़िंदगी जीने से बेहतर है बंदा अपने ससुराल में ही चला जाए, वो बेहतर है, उनके मारे खा ले वो बेहतर है। आपको पता है भाइयों की बातें बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कहा चलें ठीक है। वो मैं जब गई हूँ, मेरे भाई को भी पता था कि उसने दूसरी शादी कर ली है, मेरे सामने उसने बताया दूसरी शादी की है। फिर भी वो मुझे कह रही है, मेरी सास कह रही है इसको तुम छोड़ जाओ, हम इसको भी रख लेंगे, उसको भी रख लेंगे। मेरे भाई ने ना ये नहीं सोचा कि मेरी बहन कैसे रहेगी उधर, क्या होगा। वो मुझे छोड़ के आ गए। मैं 3 दिन रही हूँ, जैसे मैं रही हूँ, मैं मेरा अल्लाह जानता है, या मेरे बच्चे जानते हैं, या मैं जानती हूँ मैंने कैसे वहाँ पे 3 दिन गुजारे। मैं फिर वहाँ से अपने बच्चे लेके वहाँ से मैं निकल गई हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे ये रेंट पे कमरा ले दिए, इसका मैं रेंट 1 महीने का उसने दिए। तो भी मैं घर के काम वगैरह लोगों के करके तो अपना खर्चा वगैरह कर रही हूँ, बिल वगैरह दे रही हूँ। अच्छा, तो बताएँ आपकी यानी कि फ्रेंड ने आपको कमरा तो ले दिया, 1 माह का एडवांस भी दे दिया है, ठीक है। तो अब उसके बाद आप क्या यानी कि अपने घर का खर्चा वगैरह कैसे करती हैं? मैं लोगों के घर में कोई काम हो, कपड़े धोने वाला काम हो, बर्तन धोने वाला काम हो, कोई भी काम हो मैं कर लेती हूँ। कोई भी हो मैं ये नहीं करती, बस अपने बच्चे जो पालने मैंने काम करके मैं अपना गुजारा कर लेती हूँ, बिल वगैरह निकाल लेती हूँ। लेकिन अब मुझे ये टेंशन, अपने रेंट की टेंशन है, और मुझे कोई भी मतलब ये है कि मैं कहती हूँ कि सुकून की ज़िंदगी मैं अपने बच्चों के साथ जीऊँ, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जीऊँ। बाहर भी आपको पता है लोग कैसी नज़रों से देखते हैं। हमारा खुद का मालिक मकान जो है, मुझे नहीं पता था ऐसी नज़रों का है, ठीक है। उसने भी मुझे ऐसा करने की कोशिश की है, पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं उधर भी एडजस्ट हूँ। लेकिन अपने इसलिए मैंने कहा कि अगर मेरे साथ ज़्यादा हुआ तो मैं कहीं और चली जाऊँगी, लेकिन किसी की बातों में मैं नहीं आऊँगी। अच्छा, तो बहना आपने आगे क्या सोचा है? आगे की लाइफ़ तो बहुत ज़्यादा है आपकी, ठीक है, यंग हैं आप, ठीक है, आगे क्या सोचा आपने? आगे का बस यही सोचा है, अगर इसी तरह हालात रहे ना, तो मैं अपने आप को और अपने बच्चों को कुछ करके ज़िंदगी से आज़ाद हो जाऊँगी। रोज़-रोज़ के मरने से बेहतर है बंदा एक दफ़ा ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, वो ज़्यादा बेहतर है। और मेरे ज़हन में कोई भी ऐसा नहीं है, मेरा दिल करता है यहाँ मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके अपने बच्चों को भी ख़त्म कर दूँ। अच्छा, तो बहना ऐसा काम है जो आपको आता हो? जी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैंने सिलाई सीखी थी, तो वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन मेरे पास सिलाई मशीन भी नहीं है जो कि मैं सिलाई कर सकूँ। तो इसीलिए लोगों को भी नहीं पता कि मैं सिलाई करती हूँ। ज़ाहिर है कोई चीज़ होगी, आप दिखाओगे तो पता चलेगा ना। तो ऐसे बस है, तभी तो यही बस ज़हन हो रहा है कि यहाँ दिमाग इतनी टेंशन में, कुछ समझ में नहीं मुझे आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। अच्छा, तो बहना ऐसे दिन भी गुज़रे कि आपको और आपके बच्चों को भूखा सोना पड़ा हो? ऐसे एक दिन गुज़रा हो तो मैं आपको बताऊँ ना, मतलब कि जिधर मेरा काम लग जाता था, किसी के घर में अगर मैं काम करने चली जाती थी, तो मैं अपने बच्चों के लिए काफ़ी मतलब कि उनसे माँग लेती थी, मुँह से माँग लेती थी कि मेरे बच्चों के लिए मुझे खाना दे दें। जिस दिन काम मेरा नहीं लगता था, काम नहीं होता था, तो उस दिन समझें कि बस यही जो आपने बात की है, एक दिन भूखा सोना, दूसरे दिन वही फिर गरम करके वही देना ताकि बच्चों का गुज़ारा किसी तरीके से हो। ऊपर से आपको पता है सर्दियाँ भी आ रही हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, कपड़े हैं, जूतियाँ हैं। मेरे खुद के पास तो चलो मैं तो बड़ी हूँ, बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन बच्चों के लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जब मेरे ज़हन में आती हैं ना, तो मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक ही बात आती है कि या मैं इनको कुछ कर लूँ या अपने आप को कुछ कर लूँ। क्योंकि बाप तो उनका पूछता नहीं है, वो तो देखता भी नहीं है ना मेरी तरफ ना मेरे बच्चों की तरफ। इसलिए मैंने उनसे तलाक लेके अपनी लादगी कर ली है। तो जी नाज़रीन, आप सारी कहानी कोमल बहन की ज़ुबानी सुन चुके हैं और ये हिम्मत भी हार चुकी हैं, बहुत परेशान हैं। हमने इनको हिम्मत हारने नहीं देना, हमने इनकी हिम्मत भरना है और जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें इसकी। तो जी नाज़रीन, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे इनसे रब्ता करें और जितनी हो सके इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए और ये अपना और अपने बच्चों का गुजारा करें।
तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।